जरा भारत के नक्शे को देखिए, क्या दिखता है? कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं दूर तक फैले मैदान, फिर सूखे रेगिस्तान और हरे भरे द्वीप भी। ये सब कुछ एक ही देश में कैसे हो सकता है? आज हम भारत के इसी कमाल के भूगोल की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये तो जैसे एक 6 अलग-अलग भौगोलिक दुनियाओं का एक संगम है। उत्तर में आसमान छूते पहाड़ हैं, तो ठीक उनके नीचे बेहद उपजाऊ मैदान। पश्चिम में चले जाएं तो थार का विशाल रेगिस्तान है और दक्षिण में प्राचीन पठार। और फिर किनारों पर खूबसूरत तटीय मैदान और द्वीप तो हैं ही। हर हिस्से की अपनी एक अलग ही कहानी, अपनी एक अलग पहचान है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई, एक ही जमीन के टुकड़े पर इतनी जबरदस्त विविधता आई कैसे? एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान। ये सब एक साथ कैसे बन गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली कहानी छिपी है। और इसका जवाब मिलता है हमारी धरती के बहुत नीचे। इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। लाखों साल पहले भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से एक जबरदस्त टक्कर हुई और बस उसी एक टक्कर ने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उसी महाटक्कर से, जिसने भारत को उसका आज का ये अनोखा स्वरूप दिया। अब देखिए, ये कोई एक दिन का धमाका नहीं था। नहीं, ये तो लाखों सालों तक चलने वाली एक धीमी पर बहुत ही ताकतवर टक्कर थी। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, भारत कभी गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। जब भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जमीन की परतें कागज की तरह मुड़ गईं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय का जन्म हुआ। और मजे की बात यह है कि ये टक्कर आज भी जारी है, जिसकी वजह से हिमालय हर साल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। तो अब बात करते हैं इस टक्कर के सबसे शानदार नतीजे की, हिमालय की, जिसे प्यार से दुनिया की छत भी कहा जाता है। हिमालय असल में कोई एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये तो 3 समानांतर मतलब पैरेलल रेंजेस का एक पूरा ग्रुप है। सबसे ऊपर सबसे ऊंची और बर्फीली है हिमाद्री। उसके बाद आता है हिमाचल, जहां शिमला और मनाली जैसे हमारे पसंदीदा हिल स्टेशन बसे हैं। और सबसे आखिर में है शिवालिक की हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियां। और हाँ, ये तो हम कैसे भूल सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी तो यही हैं। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये सारे बड़े नाम इसी विशाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। वाकई ये जगह धरती पर किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन ये पहाड़ सिर्फ ऊंची चोटियां या पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं हैं। नहीं, ये भारत के लिए जिंदगी का सोर्स है, क्योंकि यहीं से हमारी सबसे पवित्र और सबसे जरूरी नदियां निकलती हैं। अब देखिए, भारत में मोटे तौर पर 2 तरह की नदियां हैं और दोनों में फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। वहीं दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए वो अक्सर गर्मियों में या तो बहुत कम हो जाती हैं या सूख जाती हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के जरूरी फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। हिमालय से 3 बड़े बड़े नदी तंत्र निकलते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां और इनकी सैकड़ों सहायक नदियां मिलकर उत्तर भारत के विशाल मैदानों को सींचती हैं, उन्हें जीवन देती हैं। और इन्हीं नदियों की वजह से, इनकी लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से बना है उत्तर भारत का वो विशाल मैदान। ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं ना, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इसी मिट्टी ने इस 7 लाख वर्ग किलोमीटर के बड़े इलाके को दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बना दिया है। अच्छा, तो अब तक हमने बात की उत्तर के नए और जवान पहाड़ों की। चलिए अब चलते हैं दक्षिण की तरफ, जहां भारत का सबसे पुराना हिस्सा मौजूद है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ये पठार, आप इसे एक ऊंची सपाट मेज जैसा समझ सकते हैं, जो लाखों करोड़ों साल पुरानी बहुत ही कठोर चट्टानों से बना है। ये गोंडवाना महाद्वीप का वही प्राचीन टुकड़ा है जो हिमालय के बनने से भी बहुत बहुत पहले से मौजूद है। और यही वजह है कि ये इलाका भूकंप जैसी भूवैज्ञानिक हलचलों से काफी हद तक सुरक्षित रहता है।
इस पठार के दोनों किनारों पर 2 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वेस्टर्न घाट एक लंबी, बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़े हैं, जिन्हें पार करना मुश्किल है, जबकि ईस्टर्न घाट को नदियों ने जगह जगह से काट दिया है, जिससे वो टूटे फूटे और कम ऊंचे नजर आते हैं। इस नक्शे को देखिए, ये फर्क कितना साफ नजर आता है। देखिए कैसे वेस्टर्न घाट एक सीधी अटूट रेखा में है, जबकि ईस्टर्न घाट टुकड़ों में बटे हुए हैं। और यही वजह है कि दक्षिण भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो चलिए अब अपनी इस भौगोलिक यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और भारत के किनारों की सैर करते हैं, इसके तटों, द्वीपों और रेगिस्तान की। भारत के किनारे भी क्या कमाल की विविधता दिखाते हैं। एक तरफ थार का विशाल रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ लंबे और चौड़ी तटीय मैदान। और फिर हमारे 2 बेहद खूबसूरत द्वीप समूह भी हैं। एक तरफ लक्षद्वीप जो मूंगा यानी कोरल से बना है, और दूसरी तरफ अंडमान निकोबार जो असल में पानी के नीचे डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये कि ये सारे हिस्से अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं, जो एक साथ मिलकर ही भारत की खूबसूरत तस्वीर को पूरा करते हैं। हर हिस्सा दूसरे का पूरक है। ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है कि पहाड़ हमें जंगल और पानी देते हैं, मैदान हमें खाने के लिए अनाज देते हैं और पठारों से हमें कीमती खनिज मिलते हैं। यही विविधता ही तो भारत की असली ताकत और दौलत है। तो सवाल ये है कि ये भूगोल हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है? जाहिर है, उपजाऊ मैदानों ने हमें खेती करना सिखाया, नदियों की ताकत से हमने बिजली बनाना सीखा। लेकिन जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ी हैं, हमने अपनी जीवन देने वाली नदियों को ही प्रदूषित करना शुरू कर दिया है, जो आज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तो हमने देखा कि भारत का भूगोल सिर्फ जमीन और पानी का नक्शा नहीं है, ये तो लाखों सालों में बनी एक जिंदा कहानी है, एक डायनामिक स्टोरी जो आज भी हमारे वर्तमान और भविष्य को लगातार आकार दे रही है। और आखिर में ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस धरती को प्रकृति ने लाखों साल लगाकर बनाया और संवारा, उसे हम इंसान आने वाले सिर्फ 100 सालों में क्या बना देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।